Hello and good morning everyone. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article that we have to discuss here is related to economy and we will be discussing about a concept of most favored nation. अब ये पूरा जो कंटेक्स्ट है इसका स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल। अब इसमें तीन चार चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, ये कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा, क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आपका न्यूज में रहा। एंड तीसरा, इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है पोटेंशियल, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। देन एनवायरमेंट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिक एरिया के बारे में। रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई MIT की और इसमें यह बताया गया कि आने वाले समय में आर्टिक में पहला आइस फ्री डे आपको देखने को मिल सकता है। तो दैट इज अ शॉकिंग न्यूज। कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा डीप इंपैक्ट पड़ेगा आपके क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो इसको हम समझेंगे कि क्या इसका इंपैक्ट है, क्यों ऐसा हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ प्लेस इन न्यूज दैट इज जॉर्जिया। बेसिकली जॉर्जिया में कुछ पोटेंशियल कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं आपके, एंड बिकॉज ऑफ विच ये पूरा एरिया काफी हाईलाइटेड है। देखिए, एक सेगमेंट है जो लाइक राइट विंग से बिलोंग करता है, एक सेगमेंट है जो प्रो यूरोपियन यानी यूरोपियन यूनियन जो है उसको सपोर्ट करता है। तो इन दोनों फैक्शंस के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है एंड दैट्स व्हाई जॉर्जिया आपका न्यूज में था। तो हम इसकी लोकेशन को जानेंगे। अब देखिए, इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर आपको अपडेट मिलते हैं इन PDF का। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप टाइमली इस पूरे इवेंट को फॉलो करते रहें, क्योंकि ये आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की। देखिए, ये जो पहला आर्टिकल है इसमें हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। और ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। अब इसमें कोई ऐसा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होता है। मान लीजिए स्विट्जरलैंड का, जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए स्विट्जरलैंड का एक एग्रीमेंट होता है यूएस के साथ, और यूएस के कुछ टैरिफ्स को यानी टैक्सेस को ये रिड्यूस कर देता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंडर सेम ट्रीटमेंट ये अपने बाकी ट्रेड पार्टनर्स को भी देगा, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, या यूके हो, इंडिया हो, चाइना हो। मतलब सभी कंट्रीज को सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा जो यूएस को प्रोवाइड कर रहा है, अनटिल और अनलेस ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना हो। तो यहां पर एक कंट्री के लिए अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री के ऊपर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, ऐसा मोस्ट फेवर्ड नेशन के कॉन्सेप्ट में कहा गया। अब इसके बाद दूसरी जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, दैट इज डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। TCS हमारी ऑपरेट कर रही है इंडिया से, मतलब इंडियन कंपनी है, MNC है। अब इसने अपना एक काम स्टार्ट किया स्विट्जरलैंड में। अब कायदे से देखा जाए तो इंडिया के रेवेन्यू जो होगा उसके ऊपर इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि सारा रेवेन्यू तो अल्टीमेटली इंडिया में ही आना है। एंड जो स्विट्जरलैंड में आपकी इनकम होगी उसके ऊपर स्विट्जरलैंड में टैक्स लगेगा। तो मान लो इंडिया में जैसे 20% का टैक्स लग रहा है और 10% का यहां पर टैक्स लग रहा है, तो टोटल तो इस कंपनी को सेम इनकम के ऊपर 30% टैक्स लग गया। क्योंकि मान लो जैसे यहां पर 100 करोड़ कमाया था एंड टोटल इस कंपनी की एक साल की कमाई हुई 1000 करोड़ की, तो यहां पर आप ये मान के चलो कि ये 100 करोड़ भी तो इस 1000 करोड़ में इंक्लूडेड होंगे, और इसके ऊपर 2 बार टैक्स दे दिया। तो ऐसी कंफ्यूजन्स, ऐसी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए कि एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हमारी प्रॉपर फ्लो कर सके, ट्रेड को प्रमोट कर सके, हमने एक एग्रीमेंट किया 1994 में स्विट्जरलैंड के साथ। स्विट्जरलैंड के साथ जब ये एग्रीमेंट किया गया, इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन के कॉन्सेप्ट को भी हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई अगर आप अपने किसी भी कंट्री के लिए
ट्रेड पार्टनर के लिए टैरिफ रिड्यूस करोगे तो सेम हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो द थिंग इज, अभी स्विट्जरलैंड कहता कि भाई ये चीज तो गलत हो रही है हमारे साथ। क्यों गलत हो रही है? बिकॉज अक्टूबर 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कहा गया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये जो क्लॉज है ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होता। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसे नोटिफाई करने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आई कि 2023 से लेके 2024 खत्म होने वाला है, लगभग 1 साल हो चुका है। इंडिया ने ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन निकाली नहीं। अब स्विट्जरलैंड कहता है कि भाई आप नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हो तो मैं भी आपको अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग नहीं दूंगा। तो इससे इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में अभी रिश्तों में खटास आ गई है। अब प्रॉब्लम इससे यह हो रही है कि भाई इंडिया और स्विट्जरलैंड, अगर आप देखें तो इंडिया में एफडीआई और एफआईआई का एक मेजर सोर्स है स्विट्जरलैंड। अगर यहां पर टैक्स इंक्रीज होते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगा। डबल टैक्स लगेगा तो क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा, वो किसी थर्ड कंट्री में चला जाएगा। दूसरी बात, इंडिया का आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इनकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन करेगी। तो वो भी एक कंसर्न हमारे सामने आता है कि भाई हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वैसे भी बहुत अच्छे नहीं हैं, हम करंट अकाउंट डेफिसिट में रहते हैं। एंड यहां पर स्विट्जरलैंड के साथ अगर हमारी ट्रेड कम होती है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे बीओपी पे भी पड़ेगा। तो वो भी एक कंसर्न है। एंड यहां तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि सेक्टोरल जो कंसर्न्स हैं वो भी हैं कुछ, कि जैसे टैक्सेशन बढ़ेगा तो फार्मास्यूटिकल के ऊपर इंपैक्ट आएगा, आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। तो सेक्टोरल डेवलपमेंट जो है वो आपकी डिरेल हो जाएगी। अब अगर हम देखें ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, मतलब ये इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। फेवर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फेवर कर रहे हैं, यहां पर एक तरह से आप इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं यहां पे। फिर रूल बेस्ड फ्रेमवर्क है जहां पर आप ये कह सकते हो कि भाई एक देश को अगर कोई बेनिफिट मिला दूसरे को भी मिलेगा। तो पावरफुल नेशन अपने अकॉर्डिंगली किसी चीज को रीडिजाइन नहीं कर सकते। तो दैट इज द सेकेंड बेनिफिट। तीसरा, प्रिडिक्टेबिलिटी लाती है, एक बिजनेस को स्टेबल इन्वायरमेंट देती है कि ठीक है अगर मेरे लिए कोई टैक्स इंक्रीज होगा तो वो सबके लिए होगा। तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। अब देखो ना, अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। अब प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी। तो यहां पर आप ये मान के चलो कि एक प्रिडिक्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है, जिससे बिजनेसेस प्रमोट होते हैं। एंड मोर ओवर आपकी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आती है और इससे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है। एक तरह से एक फेयर कंपटीशन, ट्रांसपेरेंट एंड स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट आप यहां पर प्रोवाइड करते हैं, विद विच ऑल टुगेदर ट्रेड एंड कॉमर्स आपका इंप्रूव करता है। तो दैट इज लाइक कि ये आपकी एक बेनिफिट आते हैं इसके थ्रू। बट अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखो, ऑप्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे अपने टैक्स ट्रीटीज के अंदर, बिकॉज 1994 एंड टुडे इज 2024, तो ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो चुके हैं। नाउ इन 30 इयर्स में ट्रेड कंटेक्स्ट पूरा चेंज हो जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आज की रियलिटी जो है वो अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो, उस चीज को यहां पर हमें शोकेस करने की जरूरत है। we have to bring more clarity into the policy formation and policy design में, so that लोगों के पास dispute या कोई ambiguity ना हो, मतलब dispute arise ना हो, and ambiguity यानी जो confusion है उसको हम reduce कर सकें। That should be our one of the prime objective while designing the new treaties. In addition to this, what can be the immediate step that we can take? The first step that I will say will be related to providing some of the tax incentive to Indian company so that उनकी global competitiveness maintain रहे। तो कुछ tax relief incentive that we have to provide, and moreover हमें enhance करना पड़ेगा जो compliance mechanism है international treaties में, so that ये प्रॉब्लम आज एक कंट्री के साथ हुई है दूसरी कंट्रीज के साथ सेम प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले। इन एडिशन टू दिस, देखो हमें प्रोएक्टिवली जो भी हमारे
ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनके साथ एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक क्लियर कट नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी, इन विच वी अंडरस्टैंड कि भाई ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है किसे इसे इंटरप्रेट करना है, दैट वी हैव टू डिलिबरेटली डिस्कस अबाउट दैट। नाउ यहां पर क्या नोटिफिकेशन की जरूरत है? अगर नोटिफिकेशन की जरूरत है तो इट शुड बी डन इमीडिएटली, सो दैट बाकी कंट्रीज के साथ हमारा ये प्रॉब्लम और इंक्रीज ना हो। देन यू शुड फोकस अपॉन WTO या OECD जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर इस तरह के जो टैक्स से रिलेटेड चैलेंजेस हैं दैट शुड बी डिस्कस्ड। इंटरनेशनल पॉलिसीज को रीडिजाइन करने की जरूरत है सो दैट इट सूट्स द प्रेजेंट कंडीशन। तो अगर हम ये चीजें करते हैं तो इससे थोड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिक एरिया। तो फर्स्ट आइस फ्री डे इन आर्टिक कुड ऑकर बिफोर 2030। समवेयर द स्टडी सेज कि नियर बाय 27 और 30 इन दोनों के बीच में कहीं ये हो जाएगा। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि भाई ये आइस फ्री का कहना क्या है, मतलब क्या? तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझे कि आर्टिक की जो आइस है पिछले 40 सालों में ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 12.6% पर डेकेड रिड्यूस हो रही है। दिस रेट नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, द थिंग इज दिस रेट ऑफ डिक्लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, मीन्स ऑलमोस्ट 1500 ईयर में वी हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ ट्रेंड। So the thing is, the rate at which this is the ice is melting, it will create a situation where we have certain kind of problems. What kind of problem that we gonna face? Then we gonna come back to this like data वगैरह के बारे में फिर बात करेंगे. But let's try to understand the impact. Impact will be, there will be sea level rise. अब जैसे न्यूयॉर्क या जकार्ता जैसे एरियाज हैं, चेन्नई जैसे एरियाज हैं, they will be flooded with water, means the low lying area, इन एरिया में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी फ्लडिंग की। आइस मेल्ट करेगी, सी लेवल राइज करेगा, एंड मोर ओवर हीट के साथ जो लिक्विड एक्सपैंड करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन का जो फिनोमेना है, उसकी वजह से भी सी लेवल फर्दर राइज करेगा, एंड दैट कैन क्रिएट अ फ्लडिंग प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम हो सकती है? फ्लडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मोर ओवर जो ये आर्टिक एरिया है, ये क्लाइमेटिक सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइमेटिक सर्कुलेशन इन द सेंस कि भाई इफ वी टॉक अबाउट द कोल्ड वाटर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड विद दैट टेम्परेचर इज रेगुलेटेड। भाई नॉर्थ से साउथ में आपका जब वाटर ट्रेवल करता है उसके साथ 80% ऑफ दी लाइक टेम्परेचर आपका रेगुलेट होता है। अदरवाइज तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये बीच वाला एरिया टॉरेट जोन कहलाता है, हीट सरप्लस, and this is frigid zone. But with water flow we ensure कि जो हीट है वो रेगुलेटेड रहे। अब अगर ये चीज होता है कि भाई यहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये आइस मेल्ट करती है, दैट मीन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है वो बदलेंगी। इससे ड्रॉट्स, हीट वेव, फ्लडिंग की प्रॉब्लम, टॉरेंशियल रेनफॉल, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी इंक्रीज होंगी, यानी आने वाले समय में आपके डिजास्टर्स इंक्रीज हो सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द प्रॉब्लम। Third problem, that is positive feedback cycle. What is positive feedback cycle? Let's try to understand this. Let's say if ice melt, methane hydrate they contain. Usually जो ice होती है उसमें आपके मीथेन हाइड्रेट होते हैं, मीथेन को कंटेन करती है। आइस मेल्ट करेगी, मीथेन रिलीज होगी। मीथेन अगेन ग्रीन हाउस गैस है, ये फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी और ये फर्दर एक्सेलरेट करेगा जो आपकी मेल्टिंग है ग्लेशियर्स की उस प्रोसेस को। तो दैट्स व्हाई इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल। मोर ओवर इन एडिशन टू दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड हीट ट्रैप्स आपके इंक्रीज होंगे। अब ये कैसे होगा? द मोर वार्मर द आर्टिक एरिया गोना बी, एंड जितना यहां पर मॉइस्चर कंटेंट होगा मींस क्लाउड फॉर्मेशन होगी, एंड क्लाउड फॉर्मेशन आपको पता होगा कि ये जो आपकी लॉन्ग रेंज वेव्स प्रोड्यूस होती है अर्थ की हीटिंग के कारण, इनको ट्रैप करेंगी। हीट ट्रैप होगी तो अगेन
ये और ज्यादा स्टिमुलेट करेगा आपके पॉजिटिव फीडबैक साइकिल को। तो मीथेन के अलावा एक हीट ट्रैप की भी प्रॉब्लम आएगी आपके पास। मतलब जितना डेंस आपका क्लाउड होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रैप करेगा और उतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम कंसर्न हमारे सामने। थर्ड थिंग, देखो अब आइस मेल्ट करेगी, दैट मीन्स जो पानी है, जैसे अभी क्या होता है फ्रेश वाटर इसमें आता है तो पानी का कलर कलर इस एरिया में लाइट है, बट अगर ये आइस मेल्टिंग के बाद यहां पर डार्क वाटर आएगा, यानी एल्बीडो को क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। अल्बीडो क्या होता है कि कितनी सनलाइट आप वापस से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब अगर एल्बिडो वैल्यू डिक्लाइन करेगी, दैट मींस हीट अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। अब अगर हीट अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो इसका रिजल्ट और ज्यादा क्लाइमेट चेंज में देखने को मिलेगा, मींस और ज्यादा हीट इंक्रीज होगी। लास्टली इफ वी टॉक अबाउट, अगर सरफेस यानी टेरेस्ट्रियल पार्ट पर से आपकी वाटर रिमूव मतलब आइस रिमूव होती है, मतलब अल्बिडो वैल्यू वहां पर भी डिक्लाइन करेगा, वहां पर ग्रीन या लाइक आपको रॉक के पैचेस देखने को मिलेंगे जो कि डार्क कलर के होंगे, ग्रीन लाइक मॉसेस लाइकन्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो पाइनियर स्पीशीज होती है। तो इनकी वजह से हीट ट्रैप इंक्रीज होगा एंड अगेन पॉजिटिव फीडबैक साइकिल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज है उसको और ज्यादा एक्सेलरेट करेगा ये, तो जिस वजह से ये एक मेजर कंसर्न बन जाता है। तो कहा जाता है कि भाई रिसर्चर ने अभी ये पाया है कि भाई अगर हम मॉडरेट लेवल पे भी ग्रीन हाउस एमिशन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई 2027 से 30 के बीच में वी गोना हैव अ आइस फ्री डे, जहां पर आपको आर्टिक एरिया में आइस की कमी देखने को मिलेगी। अब यहां अगर आप देखें तो इस पूरे रिसर्च में ये प्रोजेक्ट किया गया कि बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी लगभग 11 से 50 दिन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जहां पर आपकी आइस जो है वो नहीं गिरी। तो दैट इज देयर, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब इन सब का एक नेगेटिव इंपैक्ट जो पड़ेगा, अब देखिए पोलर बियर्स हैं, पेंगुइन्स हैं या रेनडियर्स हैं, दे कैन ओनली बी फाउंड इन दिस एरिया एंड नाउ दे विल बी फोर्स्ड टू माइग्रेट फर्दर नॉर्थ। अब अगर इकोसिस्टम में चेंज हो रहा है, इसका रिजल्ट ये होगा कि इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन करेगी, वैसे भी बेयर मिनिमम है और ये और ज्यादा डिक्लाइन करेगी, तो उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि भाई आर्टिक की आइस अगर मेल्ट करेगी तो इससे जो आपका उस एरिया का टेम्परेचर है, जो पॉजिटिव फीडबैक साइकिल कहा था मैंने आपको, उसको आर्टिक एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है और इससे और ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अब देखो ये सब चीजें तो हमने समझ ली, अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। पहली चीज, आप कार्बन एमिशन को लार्ज स्केल पे रिड्यूस करो। मतलब फर्स्ट थिंग, आप रिड्यूस करो कार्बन के एमिशन को और जो आपकी कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट के अंडर आप उसको फुलफिल करो। हमने बाद में जैसे पंचामृत दिया था, तो ग्लासगो में जो आपकी कमिटमेंट्स है आप उसको फुलफिल करो। मोर ओवर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को इंप्रूव करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, फाइनेंसिस की, तो यू हैव टू सॉर्ट दैट। जो एक तरह से आइस जमी हुई है इस पूरी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में कि कुछ भी मेजर डिसीजन नहीं लिए जा रहे, उस आइस को ब्रेक करने का टाइम है कि भाई आप यहां पर कमिटमेंट शो करो टुवर्ड्स द ग्लोबल कोलैबोरेशन और इस आर्टिक एरिया के कंजर्वेशन के ऊपर और ज्यादा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करो। आपको आर्टिक एरिया की मॉनिटरिंग को और इंप्रूव करना पड़ेगा, जैसे सैटेलाइट्स को, या आप प्रॉपर ट्रैक कीजिए सी आइस को, परमाफ्रॉस्ट को, मीथेन एमिशन को, सो दैट एक इन्फॉर्म डिसीजन लिए जा सके कि कैसे इस एरिया को कंजर्व करना है। लास्ट में वी कैन फोकस अपॉन जियो इंजीनियरिंग वेयर वी टॉक अबाउट कि कैसे आर्टिक की आइस को वापस से रिस्टोर किया जा सके या एरोसोल पार्टिकल्स को कैसे रिफ्लेक्ट किया जा सके, सो दैट हम यहां पर, या एरोसोल रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स को हम यहां पर अमिट करें जो आइस को एक तरह से रिप्रेजेंट करे, एक तरह से आइस की ही फॉर्म में हो, आइस फॉर्म इन द सेंस कि व्हाइट कलर के हो। विद दैट वी कैन इंश्योर कि इस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज ना करे और जो बची हुई आइस है वो स्लोली आपकी मेल्ट करे।
इन एडिशन टू दिस जो वनरेबल एरियाज हैं वहां पर कोस्टल सिटीज के अंदर एक मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी को हमें कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क, चेन्नई, जो आपकी इंडिया की कोस्टल सिटीज हैं, विशाखापट्टनम एंड व्हाट नॉट, तो उनके अंदर हमें रेजिलिएंट एंड अडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की जरूरत है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। आई होप आपको आज के आर्टिकल समझ में आए हों। तो आज के आर्टिकल्स में आज का लास्ट आर्टिकल जो है वो बात करता है जॉर्जिया के बारे में। अब देखो जॉर्जिया रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहां पर जो फार राइट विंग के लॉयलिस्ट हैं उनको अपॉइंट किया गया नए प्रेसिडेंट के तौर पे। अब इसकी वजह से जो प्रो यूरोप प्रोटेस्ट चल रहा था वो और ज्यादा आपका फ्यूल मिला उसे और अभी और ज्यादा तेज हो गया। तो हमें यहां पर यह समझना होगा ये जॉर्जिया है, ये जो जॉर्जिया है इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर है कूरा। कूरा रिवर के ऊपर टिब्लिस इनकी कैपिटल सिटी लोकेटेड है। दो इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन देखने को मिलते हैं, कॉकस एंड ये आपकी आ गई लेसर कॉकस। कॉकस में आपको यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिलता है माउंट एल्ब्रुस। एंड इन एडिशन टू दिस ये सराउंडेड है आपकी कुछ मेजर कंट्रीज के थ्रू। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं जॉर्जिया के ऊपर ये क्या है, रशिया। 1991 से पहले तक ये रशिया का ही पार्ट था, 1929 से 1929 से इवन टिल 1991। अब इसके अलावा यहां पर आपको अर्मेनिया देखने को मिल जाता है, और सॉरी अर्मेनिया, अजरबैजान एंड टर्की। और ये ब्लैक सी में ओपन होता है, ये ब्लैक सी का पूरा एरिया है। ब्लैक सी में ये सी ऑफ अजोव है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ करच है, ये क्रीमियन एरिया है जिसको एनेक्स किया था रशिया ने कुछ साल पहले। एंड अगर ओवरऑल बात करें ये सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पर आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट देखने को मिलता है, डर्डनाले स्ट्रेट देखने को मिलता है, एंड देन ये कनेक्ट होती है आपकी मेडिटेरियन सी से। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब एक सिंपल सा सवाल है, मैं आपको एक कोड देके जा रहा हूँ, बीजीटी, ब्रिटेन गॉट टैलेंट रशिया में। तो ये BGTRUR आपका ब्लैक सी का एक कोड है। आपको इसको डीकोड करके ये बताना है कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं ब्लैक सी के साथ। तो आई होप आपको यह आर्टिकल समझ में आया हो। अब जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, मेक श्योर आप इसको फॉलो करें। देखिए 2025 के जो भी आप बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि कैसे इफेक्टिवली सिलेबस को रिवाइज करें, कौन से ऐसे कोर एरियाज हैं जो एक्चुअल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ऐसी ही एक गाइडेंस चाहिए तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स को। आप यूज कर सकते हैं मेरे कूपन कोड VSHMA को, इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आई होप आपको आज की डिस्कशंस पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।